प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों अभी तक हमने इसके 2 लेसन खत्म कर दिए हैं, ये इसका तीसरा भाग है और 2 लेसन में हमने बहुत सारी चीजें मिटा दी। मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो परावर्तन वाला भाग था वो खत्म कर दिया, उसके ऊपर कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी कर लिए जो एग्जांपल नंबर 9.2 और 9.3 थे, और साथ के साथ लास्ट लेसन में अपवर्तन वाला जो पार्ट था यानी रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट था वो भी स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट क्लास में जो हमने अपवर्तन में स्नेल का नियम पढ़ा था वहां पे एक नई टर्म हमारे पास आ गई थी जिसको अपन बोलते हैं अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो आज वहीं से अपन उसी कड़ी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वाला लेसन ये तो बहुत लंबा खिंच जाता, तो उसको हमने इस वाले पार्ट में डाल दिया। साथ के साथ आज अपन रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे जो एनसीईआरटी में बताती है। कुछ तो अपन ने पढ़ा ही है, पेंसिल का टेढ़ा दिखना ना, बेंड हुई पेंसिल दिखती है, उथला हुआ तल दिखता है, तो उस तल की ऊंचाई को हम कैसे निकालें, या उस जो भी जिस भी जल के या जिस भी लिक्विड के बारे में अपन बात कर रहे हैं उसका अपवर्तनांक कैसे निकालें, वो सारी चीजें आज देखने वाले हैं। साथ के साथ इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में जो हर एग्जाम में 101% आता है बच्चों, वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा गोल। जैसा मैंने आपको बताया अपवर्तनांक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि जब अपन टैंक देखते हैं तो टैंक नहीं ऊपर की तरफ दिखता है, भाई अपन टैंक को देख करके उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वो टैंक ऊपर क्यों दिखता है उसके पीछे रीजन पढ़ेंगे। फिर जैसा मैंने आपको बोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर लास्ट में उसके कुछ अनुप्रयोग में भी पॉसिबल कि इस बार आधे ही हो पाए। तो अगर आज आधे हमारे कुछ अनुप्रयोग होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो बच्चे भी हम नेक्स्ट लेसन में लेंगे। ठीक है, चलो तो जैसा आप सबको पता ही है कि स्नेल के नियम में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई एक वर्णीय प्रकाश किन्हीं भी 2 दिए गए माध्यमों के लिए गुजरती है, मतलब उसमें से अगर उसका अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो नियत होता है। और इसका मतलब क्या होता है वो मैं लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वो जो साइन आई अपॉन साइन आर हमारे पास आ रहा था, जो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर आ रहा था, उसको हमने कांस्टेंट के इक्वल बोला था, एक नियतांक के इक्वल बोला था, उसका नाम है अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक क्या चीज होती है वो देखते हैं बच्चों आज। अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं वो क्या चीज होती है, ठीक है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता चुका हूं कि अपवर्तन किसकी वजह से होता है, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनके प्रकाशिक घनत्व के अंतर की वजह से, मतलब एक कोई किसी के कण ज्यादा पास पास है तो वो सघन हो गया, किसी के कण दूर दूर है तो विरल हो गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जाता है तो उसका जो वेग है ना वो चेंज हो जाता है। जो सघन है उसमें स्लो मूव करेगा, जो विरल है उसमें फास्ट मूव करेगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अपवर्तन जैसी घटना हो जाती है। तो वो जो प्रकाश का वेग है कि कितना वेग, मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा दूसरे के कंपैरिजन में, वो कौन बताता है, वो हमें ये बताता है ये अपवर्तनांक। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। यानी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने अपवर्तनांक की डिस्कवरी करी ताकि हम किसी भी माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना कर सके। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो क्या होगा वो हमें अपवर्तनांक बताएगा। ठीक है, चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये रिलेशन अपने को याद रखना है। अपवर्तनांक को बच्चों हम लिखने वाले n से, कई जगह n के बजाय म्यू भी लिखा होता है तो घबराइए मत, हमारी एनसीईआरटी जो है उसने n लिखा रखा तो अपन भी n ही लिखेंगे। ठीक है, आपको कोई म्यू दिखे तो आप म्यू भी यूज कर सकते हो, इसको म्यू पढ़ते हैं। तो n जो है वो प्रकाश के वेग किसी भी माध्यम v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन अपने को याद रखना है क्योंकि हमारी बहुत हेल्प करेगा ये। चलो तो देखो क्या लिखा है अभी, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि भाई अपवर्तनांक जो होता है वही डिसाइड करेगा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी या कम। अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश का वेग बहुत कम हो जाएगा,
अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश का वेग ज्यादा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गए। ये एक अदिश और विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि हम दो माध्यमों में अभी प्रकाश का वेग लेने वाले हैं। तो जब हम किन्हीं भी दो समान राशियों का अनुपात लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, 11th में भी सेम ही चीज पढ़ी होगी, ठीक है, और इसी तरीके से और भी आपने कुछ ऐसे रेशियोज पढ़े होंगे, तो वो हमेशा क्या होता है, मात्रकहीन होता है। जैसे बल का बल से अनुपात निकाले, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। माध्यम में जो बल था, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं मैं, स्थिर विद्युत की, माध्यम में बल अपॉन उसका निर्वात में बल, तो भी एक अनुपात था। तो उससे जो हमें मिला, ठीक है ना, उससे जो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिली थी हमारे पास, ठीक है, जिसको अपन अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं, वो भी एक मात्रकहीन राशि थी। वैसे ये भी एक मात्रकहीन राशि होती है, अदिश होती है, कोई दिशा विशा नहीं होती इसकी, ठीक है। चलिए, ये है, अब अपने को पढ़ना है दो तरीके के अपवर्तनांक हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, जिसको अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और एक पढ़ेंगे अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे अपन अपेक्षित अपवर्तनांक बोलते हैं। बच्चों जहां वर्ड आ जाए ना निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल से उसकी तुलना कर रहे हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा होती है, निर्वात लू या वायु लू, उनमें प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, प्रकाश की चाल। और वो कितनी होती है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, C बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग माध्यमों में तुलना करेंगे, उन माध्यमों के अंदर कि जो प्रकाश की चाल है उसके कंपैरिजन में कितनी कम हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में रह सकती है, तो बाकी सारे माध्यमों में प्रकाश की चाल इससे तो कम ही होगी। तो कितनी कम हुई, ठीक है ना, इसकी तुलना में कितनी कम हुई, उसको किससे बताते हैं अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक से। यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना अगर हम वायु में प्रकाश की चाल यानी इस वैल्यू से उसकी तुलना कर दें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी अगर हम अपवर्तन कर रहे हैं तो अपवर्तन में एक मीडियम कंपलसरी क्या होना चाहिए, वायु या फिर निर्वात, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कांच के अंदर प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष। जल में प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष, वायु या फिर निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। डायमंड मतलब हमने हीरा ले लिया, उसमें प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष, वायु या हमारे निर्वात के सापेक्ष, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे अपवर्तनांक को अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो लिखा है, जब प्रकाश वायु से, वायु या फिर अपन निर्वात भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही ठीक है, निर्वात लिखोगे तो भी ठीक है, वायु लिखोगे तो भी ठीक है, वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, या ऐसा बोल सकते हो, वायु के सापेक्ष बोलो ना, या ऐसा बोलो माध्यम का वायु के सापेक्ष, दोनों सेम ही चीज है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको लिखेंगे कैसे भाई, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है यानी अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम का, उस मीडियम का, तो इसको लिखेंगे अपन बच्चों m, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु को इंग्लिश में बोलते हैं a, तो इसको लिखेंगे NMA। m का मतलब यहां पे किससे है, m का मतलब यहां से है मीडियम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यम, और दूसरा a का मतलब यहां पे किससे बच्चों, एयर से, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वायु। तो अगर हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाले बच्चों वायु के सापेक्ष, तो इसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष। किसका निकाल रहे हैं, माध्यम का। तो जिसकी तुलना होती है वो ऊपर, जिससे तुलना होती है वो नीचे। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, उसको ही अपन बोलते हैं माध्यम का, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो बच्चे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है अपन ऐसे ही लिखते हैं, ये नीचे लिखा ना, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में जो अपन ने लिखा है इसी तरीके से किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अपन निकालते हैं। जैसे मान लो प्रकाश की किरण हमारी किससे किस में जा रही है, वायु से कांच में, है ना, ये वायु है और ये कांच है, तो कांच एक माध्यम हो गया, वायु तो वायु ही है। अब प्रकाश की किरण आप सबको पता है जब वायु से किस में जाएगी, कांच में जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अगर मैं कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालूं, वायु के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास, तो इसको लिख लेते हो Ng। किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, एयर के रेस्पेक्ट में, तो Na। तो हमने यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकाला बच्चों किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो ये क्या हो गया हमारा
कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको जनरली हम सीधा सीधा कितना लिख देते हैं, एनजी। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि वायु का अपवर्तनांक बच्चों फिक्स है, वायु या वैक्यूम का अपवर्तनांक होता है 1, ठीक है ना। वायु का 1.00 समथिंग होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। तो वायु या फिर निर्वात का अपवर्तनांक फिक्स है 1। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश की साल सबसे ज्यादा होती है। तो जिसमें प्रकाश की साल सबसे ज्यादा, उसका अपवर्तनांक सबसे कम। ये मैंने भी आपको बताया, n जो है वो v के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की साल सबसे ज्यादा है, तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा। नेगेटिव नहीं होता अपवर्तनांक, 1 से कभी नीचे नहीं जाता। निरपेक्ष अपवर्तनांक बता रहा हूं, 1 से कभी नीचे नहीं होता, इसलिए हमारे पास वायु का अपवर्तनांक ले रखा है, फिक्स कर रखा है। तो किसी भी माध्यम का अगर मैं अपवर्तनांक निकालूं वायु के सापेक्ष, तो ऐसे लिखा जाएगा। इसको शॉर्ट में अपन सिर्फ nm भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक na की वैल्यू 1 है। अब बच्चों देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल जाएगी नीचे, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो इसकी वैल्यू कहां जाएगी, नीचे, और इसकी वैल्यू कहां आएगी, ऊपर। तो यहां पे हम लिखेंगे c और नीचे लिखेंगे v। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये v किसको बता रहा है, माध्यम में वेग को। c किसको बता रहा है, उस वायु के अंदर प्रकाश की चाल को। तो c किसको बता रहा है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को। और v किसको बता रहा है, माध्यम में प्रकाश की चाल को। माध्यम में प्रकाश की चाल को। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक सूत्र आ गया है, c बटा v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा मुझे आगे एक्सपेंड भी करना है, लेकिन वो अपन अपेक्षित अपवर्तनांक की बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वो ये कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, उसका अपवर्तन होता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी, प्रकाश की एक प्रॉपर्टी, वो है उसका आवृत्ति, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रकाश को कैसा मान के चल रहे हैं, मैंने आपको बोला वेव की फॉर्म में, है ना, वेव, और वो इतनी छोटे छोटे कि उसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो अगर वेव की फॉर्म में चल रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी उसकी जो आवृत्ति है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको अपन आगे यूज करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, वह हमारा सापेक्ष या फिर आपेक्ष अपवर्तनांक भी इसको बोलते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जिसमें जरूरी नहीं है कि पहला माध्यम वायु ही होना चाहिए, किसी से भी किसी में भी जाए, बस एक से दूसरे में जाना चाहिए। जैसे कांच से जल में चला गया, जल से केरोसिन में चला गया, कांच से पानी में चला गया। ठीक है ना, कांच पानी के अंदर रखा हुआ था, पानी से कांच के अंदर, मतलब उस कांच के अंदर लाइट जा रही है, या फिर आप ये मान लो डायमंड रखा हुआ है नीचे, है ना, ऐसे समुद्र के नीचे डायमंड रखे पानी के नीचे ना, तो जब प्रकाश की किरण मान लो जल से उस डायमंड के अंदर जा रही है, डायमंड से जल में जा रही है, कुछ भी हो, अगर ऐसा हो रहा है तो उस तरीके के अपवर्तनांक को हम बोलेंगे आपेक्षित या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए, अगर मुझे माध्यम ए का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे माध्यम एक का दो के सापेक्ष निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, माध्यम एक का दो के सापेक्ष, किसका निकाल रहा हूं मैं, पहले वाले का किसके सापेक्ष, दूसरे वाले के। जिसका निकालते हैं उसको आगे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। इससे पीछे देखो, माध्यम का निकाला था किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं माध्यम एक का दो के सापेक्ष, तो उसको लिखेंगे n12। 12 नहीं पढ़ना है इसको, 12 नहीं पढ़ना है, 1 2 पढ़ना है। ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, n1/n2। अभी मैंने आपको क्या बोला था, n जो होता है वो v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस वाले का वेग जाएगा ऊपर, ऊपर वाले का वेग आएगा नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं v2/v1। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब तुमने आवृत्ति के अंदर क्लास 11 के अंदर, जब अपन ने आवृत्ति के अंदर
आपके तरंग दैर्ध्य के अंदर और वेग के अंदर, इन तीनों में एक रिलेशन पर जरूर पढ़ा होगा। देखो v सबने शायद पढ़ा ही होगा, नहीं याद तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। हमने पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है भाई, तो वेव के अंदर यानी तरंग के अंदर चाल के नाम पे कौन होता है, वेग। दूरी के नाम पे कौन होता है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। और समय के नाम पे क्या होता है, समय अंतराल या आवर्तकाल, जिसको हम बोलते हैं टी। तो यहाँ पे लैम्डा क्या बच्चों, लैम्डा है हमारे पास यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और एक रिलेशन तो आएगा, सबने पढ़ा ही होगा, याद ही होगा कि 1/t किसके बराबर होता है बच्चों, न्यू। सिंबल को क्या बोलते हैं, न्यू, NEU, न्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आवृत्ति। तो ये जो है हमारा v बराबर लैम्डा बाय टी, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, 10-12 स्टार इस पे बना लो, 2-4 आइसक्रीम बना लो, इच्छा करे तो उसको खा लेना, पर इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। वैसे तो 9th क्लास का फॉर्मूला है, बट आपको याद नहीं होगा, ये श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो नहीं याद तो जरूर से कर लेना। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं दूसरे माध्यम के बारे में बात करूं बच्चों, तो उसके अंदर वेवलेंथ अलग हो सकती है, यानी तरंग दैर्ध्य अलग हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति चेंज नहीं होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, जब अपवर्तनांक होता है तो आवृत्ति चेंज नहीं होती, तो आवृत्ति वही रहेगी दोनों माध्यम में। और नीचे अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 इंटू न्यू। बच्चों यहाँ पे हमारा आवृत्ति से आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हो गया कैंसिल, न्यू से न्यू गया। तो हमारे पास एक रिलेशन आया बहुत प्यारा सा, और रिलेशन हमें क्या बोल रहा है, अपवर्तनांक जो होता है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वेग जो है वो हमारे तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। साफ साफ दिख रहा होगा सबको। तो एक रिलेशन हमें क्या मिला, n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है वेग के, और वेग जो है वो सीधे समानुपाती है लैम्डा के। तो वेग और लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन है, सीधा। जबकि हमारी जो अपवर्तनांक है उसका वेग के साथ, या अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ रिलेशन कैसा है, उल्टा। अब ये चीज हमारे कैसे हेल्प करेगी वो भी आपको बताते हैं हम। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो बच्चों इस बात से एक चीज समझो, जैसे कि आप सबको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो सबने इतनी बात तो पढ़ी होगी कि जो रेड कलर की लाइट होती है, यानी हमारी लाल प्रकाश जो होता है, जो रेड कलर की लाइट होती है, उसके लिए वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बाकी सारी लाइट की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों, तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल प्रकाश की। और सबसे कम किसकी होती है बच्चों, वॉयलेट, वॉयलेट की यानी हमारे बैंगनी प्रकाश की। तो हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, चलो हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, हिंदी में फील नहीं आएगा नहीं। तो लैम्डा लाल जो होगा वो बड़ा होगा लैम्डा बैंगनी से। ठीक है, तो रेड का क्योंकि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी है और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है, तो भाई क्या कि जितनी कम तरंग दैर्ध्य है उतना ज्यादा हमारा अपवर्तनांक, और जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य है उतना कम अपवर्तनांक। तो इसका मतलब अगर मैं किसी लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक निकालूंगा तो वो हमारे बैंगनी यानी वॉयलेट कलर के लिए जो भी अपवर्तनांक होगा उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। इस चीज को अच्छे से दिमाग में अपन फिट कर ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। ठीक है, अब ये भी बात समझ लो आप कि अगर लैम्डा ज्यादा है तो वेग भी ज्यादा होगा, रेड के लिए, वॉयलेट के लिए कम होगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य सीधे समानुपाती होता है वेग के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे अपवर्तनांक के। तो क्योंकि लाल प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो अपवर्तनांक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सबसे कम अपवर्तनांक, अगर मैं मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैं लाल, मैंने एक वर्णीय प्रकाश बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक वर्णीय प्रकाश मतलब एक सिंगल कलर वाली लाइट, रेड, वॉयलेट, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, जो तुम्हें यूज करनी है, एक्सेप्ट व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश को छोड़ के। जब आपने उसको डाला किन्हीं भी दो माध्यमों के ऊपर, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ना, तो कितना ज्यादा लाइट जो है उसका अपवर्तन कितना ज्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इस अपवर्तनांक पे। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होता है बच्चों, अपवर्तन उतना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रकाश का भी उसमें उतना ही कम हो जाता है। तो रेड कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम है, तो अपवर्तनांक सबसे कम है तो उसका अपवर्तन भी सबसे कम होगा।
मतलब बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के आपका जो लाल प्रकाश है वो ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इसको आगे और डिटेल में अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी बच्चों। इसी तरीके से जैसे मैंने माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष निकाला, आप 2 का 1 के सापेक्ष निकालो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालूंगा तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना। तो इसका हम लिखेंगे n/1, इसको क्या लिखेंगे n/1, दूसरे का पहले के सापेक्ष, तो n2/n1 वेग के व्युत्क्रमानुपाती, तो नीचे वाले का वेग गया ऊपर, ऊपर वाले का वेग आया नीचे, और अभी पढ़ा था v किसके बराबर है, लैम्डा इंटू न्यू के, तो λ1 इंटू न्यू, λ2 इंटू न्यू से न्यू मर गया, क्योंकि अगर अपवर्तन होता है उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो देखिए ये हमारे पास एक और रिलेशन आपके सामने आ गया है। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। मेन चीज हमारे लिए ये है जो अपने को अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता इसको बच्चों पढ़ते हैं न्यू, है ना, न्यू, जैसे न्यू ईयर आ गया ना अभी, तो ये न्यू, लेकिन इसकी स्पेलिंग लिखेंगे NEW नहीं NEU, ठीक है। ये भी एक ग्रीक लेटर है। चलो आई होप सबको समझ आ गया होगा। हाँ, कई जगह न्यू की जगह स्मॉल f भी लिखा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। NCERT ने न्यू लिखा है इसलिए हमने भी न्यू लिख दिया। आई होप यहां तक सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो बच्चों एक चीज और है, वैसे तो अलग से NCERT में नहीं दी, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणिकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है इसका नाम। तो वो भी देख लेते हैं एक बार, बहुत छोटा सा फर्जी सा। तो देखिए वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या उत्क्रमणीयता का नियम। तो बच्चों होता क्या है, बहुत आसान है। मैं आपको कह रहा हूं ये हमारा कांच के ऊपर तुम लोगों ने डाली लाइट, कौन सी डाले, चलो ग्रीन लाइट डाल देते हैं आज, है ना। तो ये मैंने ग्रीन लाइट डाली, गई, जाने के बाद क्योंकि विरल माध्यम से सघन में जा रही, भाई बच्चों ये वायु बाय डिफॉल्ट ही वायु है ना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं ना, ये कांच और ये वायु है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है ना। तो अगर ये वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये लो भाई झुक गए अभिलंब की तरफ। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वापस अभी कांच से किस में जा रही है, कांच से जा रही है वायु में, तो वापस क्या होगा, अपवर्तन होगा इसका, तो ये अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी। तो ये लो अभिलंब से दूर की तरफ हटा दिया इसको। अगर मैं इस लाइट को आगे की तरफ, आप सबको पता ही है, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, वगैरह वगैरह, फालतू बात, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसी प्रकाश को, ध्यान से सुनना, अच्छा इसका अपवर्तनांक कितना अपन मान के चलेंगे n1, इसका अपवर्तनांक कितना है n2। तो जिससे जिसमें जाती है ना, जैसे वायु से कांच में जा रही है तो हम कांच का वायु के सापेक्ष निकालेंगे, जनरली दूसरे का पहले के सापेक्ष निकलता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n2(1) और उसके लिखूंगा बच्चों n2/n1, या इसको हम लिखेंगे v1/v2। ये बात तो आएगी, सबको समझ आती होगी। लेकिन अगर यही प्रकाश मैंने नीचे से डाला, मान लो यहाँ पे आपने 30 डिग्री के कोण पर डाला था, है ना, यहाँ पे आपको कुछ 60 डिग्री के कोण या किसी भी उस पर कोण पे मिला आपको, तो मिलेगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री के कोण पे, तो 30 डिग्री पे डाला, 30 डिग्री पे मिल गया। तो अब अगर मान लो प्रकाश मैंने इस डायरेक्शन में डाला है ना, अगर मैंने क्या कर दी, प्रकाश की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मैंने क्या करा, बस प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर दी। मतलब अब मैंने इस डायरेक्शन से लाइट डाली जिस डायरेक्शन से बाहर आ रही थी। अरे ग्रीन लाइट डाली थी भाई, येलो नहीं, ग्रीन कलर का आ गया, ये रहा, हाँ, तो ये डाली अपन ने, तो वही हमें पता है विरल से संगन में जा रही है, अभिलंब की तरफ झुकी, ये झुका दी हमने, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और फिर वही हमने एक अभिलंब बनाया यहाँ पे, तो ये अभिलंब से दूर की तरफ हट गई, ठीक है ना। ये देखो, यानी हमने इस बार क्या कर दी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब अब प्रकाश नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हमारे पास हो गया माध्यम 2, n2 और ये 1 हो गया। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा बच्चों, n12, यानी माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, क्योंकि अब वो
कांच से वायु में जा रही है। तो n2 हो गया हमारे पास n1 अपॉन n2 या v2 अपॉन v1। तो ये समीकरण नंबर 2 बच्चों। तो अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 1 + 2, 1 × 2, तो देखो क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से गुणा होगा, यानी n12 लिखा था पहले, n21 गुणा n12 बराबर, अब देखना जरा राइट में कोई भी ले लो, अपवर्तनांक जचे तो अपवर्तनांक ले लो, वेग जचे तो वेग ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने अपवर्तनांक उठाया, देखो अपवर्तनांक के साथ क्या हुआ, यहाँ लिखा n2 अपॉन n1, यहाँ पे गुणा में लिखा n1 अपॉन n2, बस कुछ नहीं, लेफ्ट वाली तरफ लेफ्ट से गुणा हो गई, राइट वाली राइट से। तो देखो क्या हुआ, ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, सब मर गए। हमें कितना मिला बच्चों, 0 नहीं 1। कई बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे 0 0, है ना, सारी चीजें कट जाती है तो कई बच्चे बोलते 0 बचता, नहीं बच्चों 1 बचता है। घटाएं और सब कट जाए तो 0, और भाग या गुणा फुणा दिया आपने और सब कट गया तो फिर 1 बचता है। तो यहाँ पे देखो क्या मिला हमें कि n21 का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, n12 के। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या नियम, कि अगर आपने प्रकाश को किसी भी माध्यम पे डाला है और वो किसी भी कोण पे बाहर निकल रही है, जिस भी कोण पे बाहर निकल रही है उसी पे अगर आप वापस प्रकाश को डालो तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है, मतलब वो उसी पथ का अनुसरण करेगी जिस पथ का वो अनुसरण पहले कर रही थी। ठीक है ना, इसी को अपन बोलते हैं उत्क्रमणीयता का नियम। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास किसी भी तल का उथला दिखाई देना। तो बच्चों बहुत आसान ही है, अब सबको पता है कि अगर मैंने वो, तुम फेट में जाते होगे मेले वेले में, स्कूल का मेला, वो नीचे बेंगल होता है, चूड़ी होती है, उसमें सिक्का गिराना होता है, गिरता ही नहीं कभी, पैसे और लग जाते हैं फोकट। ठीक है, तो हम भी बचपन में खूब ये गेम खेलते थे। ठीक है, मैं तो नहीं खेलता था, मुझे पता था जाने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी ऐसा ही होता था कि ऐसा लगता था कि चूड़ी यहाँ रखी है, लेकिन रियलिटी में चूड़ी उस पोजीशन पे नहीं होती थी, चूड़ी कहीं और होती थी। ठीक है, या जो टब होता था, टब भरते हो आप लोग, ठीक है, तो उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि उसका जो कंटेनर का जो पैना है ना वो ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर कैसे आ गया, हाइट तो उतनी है उसकी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे रिफ्लेक्शन की वजह से, अपवर्तनांक की वजह से। तो कितना उथला दिखाई दे रहा है, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, वही अपने को निकालना है। देखिए लिखा है कि भाई संगन में स्थित बिंब को विरल माध्यम से देखने पर अर्थात जल से भरे किसी तालाब या बर्तन का पैंदा अपने को ऊपर की तरफ दिखता है। सिंपल सी बात है, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा, एनसीईआरटी का ही, उसी से चोरी किया मैंने। ठीक है, समझना भाई ये तुम्हारा कंटेनर, ये कंटेनर में भर दिया नीला नीला पानी। पानी तो नीला ही नहीं होता सर, आसमान की वजह से नीला दिखता है, पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट तो बना नहीं सकता ना, दिखेगा क्या फिर तुम लोगों को। तो मान लो कि भाई यहाँ पे कोई कॉइन वाइन पड़ा, गोल्ड कॉइन, अभी सोने का सिक्का है, सब चोरी करने के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले उठा के निकाल लो बाहर, है। तो यहां से हमारा प्रकाश निकला। अब प्रकाश जब इससे निकला बच्चों, तो ये सघन से जा रहा है विरल की तरफ। तो यहां पे ये हो गया हमारे पास अभिलंब, ये सघन से कहां की तरफ जा रहा है, विरल की तरफ। अब पढ़ा है हमने सर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा, तो हटा दो, ये लो हटा दो भाई, ये दूर की तरफ हटा दिया मैंने, ये लो हट गया दूर की तरफ। अब जब आपकी आंखों में प्रकाश गिरा, ये ना आंखें देखो कितनी अच्छी अच्छी आईब्रो बनवाई मैंने, पर येलो कलर की, सर कौन सी आंख होती है। तो देखो जब इस प्रकाश को हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, मतलब अगर मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था हमारी आंखें सरल रेखा देखने के लिए बनी है, तो हमें ऐसा फील होगा, हमें ऐसा लगेगा कि सिक्का यहाँ पे आ गया है, जबकि सिक्का यहाँ पे नहीं है, सिक्का तो अपनी जगह पे ही है, सिक्का तो यहीं पे ही है। हमें ऐसा फील होगा सिक्का ऊपर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं आभासी गहराई। यहां से यहां तक, भाई तल तो यहां है, दिख ऊपर रहा है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या, आभासी गहराई। आभासी गहराई। और ये जो नीचे आपको दिख रही है पूरी, ये इसकी वास्तविक गहराई है। तो बच्चों वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में एक संबंध होता है, वो ये कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो अनुपात होता है वो इस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी इस माध्यम मतलब मान लो वाटर है या कुछ भी रखा है, जो भी XYZ जो भी इसके अंदर लिक्विड डाल रखा है, उसका जो अपवर्तनांक है
वो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होगा। देखो अब यहाँ से हमने ये डाला है, तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं बनाया, ये टेढ़ा देख रहा है, ठीक है, और ये ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर से, तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल व्यू। ऐसे देख रहे हैं अपन, अभिलंब ऐसे पानी में ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो, पानी नीचे ऐसे देख रहे हैं अपन, और एक ऐसे देख रहे हैं यूं, और एक ऐसे, ठीक है। तो ये इस वाले से हम एक फॉर्मूला छोटा सा डिराइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं, तो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ना है कि इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ उसका अपवर्तनांक वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है बड़ी मेहनत से, उसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों वास्तविक गहराई जैसे अपन यहाँ पे कितनी लिए बच्चों, H2, मैंने नहीं, मतलब एनसीईआरटी वालों ने। तो वो जो है हमारे पास, वो हमारे पास हो गई H2 और आभासी गहराई हो गई हमारे पास H1, ठीक है। आई होप ऐसी सबको समझ आई होगी। अब बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, आभासी, हमारी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं अभिलंबवत विस्थापन, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं अभिलंबवत विस्थापन यानी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो अभिलंबवत विस्थापन क्या होता है, H1 नहीं H2 बोला वास्तविक, तो H2 माइनस H1, मान लो इसको X बोल देते हैं। तो बच्चों यहां से आराम से हम H2 या H1 का मान निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने H1 का मान निकाला है ना, तो H1 का मान कितना हुआ, H1 के मान के लिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो, H1 यहां और N नीचे रख दो यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, H2 माइनस H2 अपॉन N। तो बच्चों यहां से हमारे पास हो गया H2 कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन N। अगर हमें वास्तविक गहराई पता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक पता है, तो हम ये बता सकते हैं कितना अभिलंबवत विस्थापन होगा, कितनी चीज ऊपर की तरफ उथली हुई दिखेगी, कितना टैंक का पानी ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। जैसे जल के लिए अपवर्तनांक हमारे पास 1.33 होता है। तो बच्चों घर जाना, होमवर्क करना, टैंक की आप आभासी गहराई निकाल के बताना कि कहां होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें जल का अपवर्तनांक पता है, तुम्हें टैंक की गहराई पता है। चलो टैंक नहीं पता, ग्लास लेके देख लेना, ठीक है, ग्लास लेके देख लेना, ग्लास की ऊंचाई कितनी, सर कैसे मेजर करेंगे, अरे स्केल है ना, 15 सेंटीमीटर लंबा होगा, और तो क्या ग्लास तुम्हारे पास होगा, ठीक है। वो देखना कि कितनी आभासी गहराई अपने को मिलती है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब बच्चों अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आसान सा टॉपिक था हमारा। ओके नेक्स्ट हमारा बच्चों, अरे बाप रे, देखो इतनी सारी थ्योरी लिख रही है तुम लोगों के लिए मैंने। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन यानी सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व, सूर्योदय हुआ नहीं है ना, सनराइज हुआ नहीं, लेकिन सन तो ऊपर दिखने लग गया, सनसेट हुआ नहीं, सन फिर भी दिख रहा है यार, सनसेट हो गया फिर भी हमें सन दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला था एक दिन में हमारे पास 23 घंटे 56 मिनट लगभग लिख देता हूं, 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। 4 मिनट कहां से मिले, 2 मिनट, बेचारा हमारा सूरज ज्यादा जल्दी निकल आए, निकल तो जल्दी नहीं आए, हमें लगा अपवर्तन की वजह से कि ऊपर आ गए, है नहीं ऐसा। और जब डूब गए ना, नीचे चले गए, हमारे होरिजन से नीचे चले गए, क्षितिज से नीचे चले गए, लेकिन फिर भी लग रहा है ऊपर चमक रहे यार, ठीक है। तो 4 मिनट का एडवांटेज हमें प्लस करके मिल जाता है, 24 घंटे दिन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा, हाँ एनसीईआरटी का डायग्राम डाला है मैंने। तो देखो बच्चों यहां पे देखो, समझते हम हमारा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी अर्थ, अर्थ पे कौन खड़ा है, अर्थ पे खड़े हैं हमारे शान भैया, है ना, बड़ा सारा हो गया शान भैया का सर। और हमारा यहाँ पे सूरज दादा है, सूरज दादा कहाँ है, हमारे क्षितिज से नीचे। बचपन से एक ही तो चीज बनाई हमने सूरज बनाया है, उसमें से ऐसी ऐसी लाइनें निकाल देते हैं अपन, ये सूरज बन गया हमारा। ये बच्चे हमारा होरिजन, होरिजन मतलब क्षितिज, क्षितिज मतलब इसके नीचे हम नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे तुम्हारा जापान, चाइना और जितने भी सारी कंट्रीज है ना, हम यहाँ पे इंडिया में खड़े हैं, हमारे फिरोज भाई इंडिया में रहते हैं ना, तो वो अब सीधा देख सकते हैं, वो तो अब नीचे का थोड़ा ना देख सकते हैं, अर्थ ऐसे कर्व्ड है तो ना वो सीधा देख रहे हैं। अब देखा तो सनराइज हुआ ही नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं, अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब सूर्य से प्रकाश निकला तो निकलना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन प्रकाशीय, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम धरती के पास आते जाते हैं वो विरल होता जाता है,
तो वो कहां से कहां की तरफ जा रहा है, सघन से विरल की तरफ जा रहा है। तो जाता है जाता है जाता है, जाते जाते वो ऐसे अभिलंब की ओर झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है, और जब शान ब्याह की आंखों में पहुंचा, शान ब्याह ने सोचा यार ये तो स्ट्रेट ही होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नहीं ना, तो उनके ब्रेन ने ऐसा करा, उन्होंने उसको सीधा मिला दिया, बोले तो सामने है कहीं। तो उनको ऐसा लगा कि हमारे सूरज ज्यादा तो निकल चुके हैं, हमारे सूरज ज्यादा तो निकल लिए, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आ गए, लेकिन सूरज ज्यादा ऊपर की तरफ थोड़ा है, सूरज ज्यादा तो अभी भी क्षैतिज के नीचे ही है, होरिजन के नीचे ही है, ठीक है। सेम चीज जब सूर्यास्त होता है तभी भी होती है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। इतनी सारी रामायण हमने आप लोगों के लिए लिखी है, आराम से पॉज करना, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लेना, और आराम से इसको बैठ के घर पे पढ़ लेना, ठीक है। मैं आराम से साइड हो गया हूँ, तुम बोल भी नहीं सकते हो सर नहीं दिख रहा है, सर आप बीच में आ जाते हो, ठीक है। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। चलो, एग्जाम में वैसे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 10th क्लास तक का भाई काम। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये मान लो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन ना डाले, कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन नहीं डालता, सारे बोर्ड टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन डालते ही डालते हैं, ठीक है। अब टीआईआर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको डेफिनेशन बात की बात है, हम समझते हैं, खुद ही समझते हैं। भाई मान लो ये हमारा जल है, जल से भरा हुआ टब जिसमें ब्लू ब्लू पानी है, ठीक है ना, तो ये हमारा जल है, और ऊपर क्या है, वायु। अब मान लो वही कॉइन रखा हुआ है नीचे, ये आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। अब यहां खड़े छोटे से बन गए आप, बिल्कुल छोटे से ना, डोरेमोन के गैजेट से आप मिनी साइज के हो गए बिल्कुल। तो अब प्रकाश जो है आपका ऐसे जाता है, गया भाई। अब हमें पता है प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल की तरफ जा रहा है, और हमें पता है जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल की तरफ जाता है तो अभिलंब से दूर की तरफ हटता है। तो ये प्रकाश भी अभिलंब से दूर की तरफ हट गया, ये लो भाई हटा दिया मैंने दूर की तरफ। ये आपका आपतन कोण, ये आपका अपवर्तन कोण। अब आप क्या करते जा रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली यानी बार बार आपतित कोण को बढ़ाते जा रहे हो। तो बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आपतित कोण बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अपवर्तित किरण है, जो हमारी अपवर्तित किरण है वो हमारे अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। यानी जो लाइन इन दोनों माध्यमों को मिला रही थी, प्रकाश किरण उसी माध्यम के ऊपर चलने लग जाएगी। मतलब इस बार हमारे आर का मान कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री। जब ऐसा होता है तब आपतित कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। आपतित कोण को अपन बोलते हैं बच्चों क्रांतिक कोण, है ना, क्रांति हो गई भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी वो कोण जब आपकी अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से एग्जैक्टली 90 डिग्री कोण बना दे, उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अब अगर आपने कॉन्टिन्यूअसली और प्रकाश की किरण को और ज्यादा कोण पे डाला, ये मैंने ये और आगे और ज्यादा कोण पे डाला, यानी इस बार आपका जो कोण है आपतित कोण जो है वो हमारे क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया, तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश वापस उसी माध्यम में आ जाएगा, मतलब उसका परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। इस परिघटना को अपन बोलते हैं बच्चों, इस परिघटना को अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, स्विमिंग पूल सबने देखा होगा, उसमें एक लाइट जल रही हो तो एक पर्टिकुलर रीजन से तो लाइट बाहर आती है, लेकिन उसके बाद स्विमिंग पूल जो है वो ग्लो करने लग जाता है, चमकने लग जाता है, डायमंड ग्लो करता है, ठीक है। डायमंड ग्लो क्यों करता है, वो इसी की वजह से करता है। आजकल तुम लोगों ने खूब सुना होगा इंटरनेट के लिए फाइबर लगवा रहे। अरे फाइबर क्या चीज होती है, तो फाइबर कांच की पतली पतली सी ट्यूब होती है, और उसके अंदर प्रकाश के वेग से जो है हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो अपन इसके अंदर देखने वाले, और वो इस टीआईआर की वजह से ही पॉसिबल है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप सबको समझ आया होगा कि आप क्या कर रहे हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हो, और प्रकाश की किरण के अंदर जो प्रकाश किरण आप डाल रहे हो उसमें आपतन कोण कॉन्टिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो।
तो आपने आपतित कोण बढ़ाया तो एक समय ऐसा आया कि जो हमारी अपवर्तन कोण था वो 90 डिग्री का हो गया। उस कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। और अगर आपने प्रकाश इससे भी ज्यादा कोण पे डाल दिया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां से हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ आती है। पहली कंडीशन, जो प्रकाश है वो सघन से विरल में आ जाना चाहिए। अगर प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगा तो ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा, जो आपतित कोण है वो हमारे क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उसका TIR हो जाता है, वो प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट के आता है, बाहर जाता ही नहीं। ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इतनी देर बाद हमने सब कुछ कर लिया है, वैसे तो वही लिखा होगा। जब प्रकाश किसी सघन से विरल माध्यम में गमन करता है तो उसका कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन, मतलब कुछ भाग वापस उसी में आ गया। ठीक है, मोस्टली आ जाता है इसमें। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो TIR जो है हमारे लिए, हमने दो कंडीशन तो पढ़ी ली है। पहली कंडीशन मैंने आपको बोला कि जो प्रकाश है वो किससे किस में जाना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में। दूसरा, जो आपतित कोण है, जो I है, वो IC से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका TIR हो जाएगा। अब बच्चों TIR को साइड में रखते हैं थोड़ा सा। अरे यार, मैंने इतनी मेहनत से लिखा फिर मेरा हो गया। चलो, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने। किसी माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की वो विशिष्ट वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, उसको अपन क्रांतिक कोण बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो लिख दी मैंने, तुम लोगों के लिए लिख दिया है। देखो मैंने यहाँ पे कि TIR के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सघन से विरल और आपतित कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। इन शॉर्ट, I जो IC से बड़ा होना चाहिए। खत्म। तो बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं एक बार क्रांतिक कोण के बारे में। तो देखो बच्चों, क्रांतिक कोण में क्या होता है, क्रांतिक कोण में I जो है IC के बराबर होता है। यानी हमने जो आपतित कोण डाल, मतलब जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, और जो R है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो पीछे वापस जाता हूं मैं। इसके अपवर्तनांक को बोलता हूं N2, इसके अपवर्तनांक को बोलता हूं N1। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहां पर स्नेल का रूल लगाऊं, हर जगह यूज होंगे, आप ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल का रूल। तो स्नेल के नियम से, स्नेल नहीं, स्नेल के नियम से सर, तो स्नेल के नियम से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होता है। देखो मैंने आपको पहले बोला था, जिससे जिसमें जाती है, भाई मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे का पहले के सापेक्ष निकालते हैं। अभी दूसरा माध्यम कौन है, दूसरा माध्यम हमारा था N1 और पहला माध्यम कौन था N2। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे N दूसरे का पहले के सापेक्ष, दूसरा कौन है, पहला है, मतलब वायु वाला। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाश कहां से कहां पे जा रहा है, 2 से 1 में, 2 से 1 में। तो दूसरा कौन बन गया माध्यम, जिसको अपन ने N1 नाम दिया है, और पहला माध्यम कौन बन गया, जिसको अपन ने N2 नाम दिया है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N2। और आई होप सबको पता है N1 मोस्टली एयर ही होता है, तो N1 की जगह अपन अगर N1 वायु मान ले तो इसका मान कितना हो गया, 1। ठीक है, तो हमारे पास, और R का मान कितना है पता ही हमें, ये लिख ही दिया मैंने, चलो उसको हटा देते हैं फिर। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे हो गया साइन IC अपॉन साइन 90 बराबर N1 का मान कितना है, N1 का मान है 1 और N2 का मान अपने को पता नहीं, तो हमें मिला साइन IC, और साइन 90 का मान तो आएगा, सबको पता ही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे बच्चे, 1 होता है। तो हमारे पास आ गया रिलेशन। अब बच्चों इस रिलेशन से हमें IC की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा साइन IC बराबर 1/N2। ऐसे IC के तो किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 1/N2। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे मान लो सबको पता होगा, कांच के लिए, ग्लास के लिए, कांच के लिए
n का मान 1.5 होता है। तो इसके लिए आईसी कितना होगा बच्चों, साइन इनवर्स। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे जो n2 है ना बच्चों, मतलब ये जो भी अंदर कौन रहा होगा वो किस में है हमारे पास, रेडियन में। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 1/1.5। सॉल्व करो, करा बच्चों, हमारे पास आ गया IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू देखो मुझे याद नहीं है, होगी तो एग्जाम में दी हुई होगी, मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसके अंदर मान आ रहा है बच्चों 41.8, देख लो भाई, मैं मन से नहीं बोल रहा, और रेडियन ऊपर लिखा हुआ सबको दिख रहा होगा। तो 41.5 आएगा, सबको विजिबल होगा। तो 41.8 सॉरी 41.81, और हमारा जल के लिए क्रांतिक कोण लगभग 41.8 या 42 के आसपास ही अपन लेके चलते हैं। तो इसके लिए क्रांतिक कोण लगभग 41.8 लिख देता हूं पूरा, चलो पूरी वैल्यू लिख देते हैं। इसका मान होता है 41.8 डिग्री, या फिर लगभग इसको 42 डिग्री भी लेके चलते हैं। तो कांच के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो 42 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपको याद करो एक चीज और सुनो यहाँ पे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रांतिक कोण जो होता है, वो भी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, हमारे n के, मतलब हमारे अपवर्तनांक के। जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसके लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों वायु के लिए क्योंकि अपवर्तनांक सबसे कम है 1, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान भी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है इसका अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्रांतिक कोण लगभग 23 डिग्री के आसपास आता है। 23 डिग्री सबसे छोटा क्रांतिक कोण, इससे छोटा कोई नहीं होता, इसीलिए इसमें TIR सबसे आसान होता है, इसलिए डायमंड को हम ग्लो करवा सकते हैं, बाकी मटेरियल को करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब देखो ये तो लगभग इसके डबल, तो मतलब डबल से थोड़ा सा कम ही हो गया, 23 और कहाँ 42। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है जिसमें आपको एग्जाम में दिया होगा साइन इनवर्स 2/3 का मान क्या होता है। ठीक है, चलो फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। अब अपन पढ़ते हैं TIR के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, TIR के कुछ अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है मिराज, जिसको अपन मरीचिका भी बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको मिराज बोलते हैं। अब ये क्या चीज होता है, बचपन से सुना तो है, रेगिस्तान की गर्मी, उसमें घूम रहे हो, पानी नहीं है, प्यास लग रही है ना भयंकर वाली, बहुत बड़ा पेड़ सामने दिखा, बहुत दूर बहुत बड़ा सारा कोई पेड़ है, ऐसा लग रहा है उस पेड़ के आसपास पानी का कोई सोर्स है। देखा होगा ना तुमने टीवी में, तो खुद सुना ही होगा। ठीक है, तो इसको ही अपन बोलते हैं बच्चों मिराज। यहाँ गर्मियां हो रही है, हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे पे ऐसा लगता है पानी सा हो कुछ सामने, है ना, कुछ फ्लो करता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कुछ पानी सी कोई चीज है। तो वो क्यों, वो मिराज की वजह से। और मिराज क्या होता है, या मिराज किसकी वजह से होता है, मरीचिका जिसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा बोलते हैं इसको। तो ये जो मृग तृष्णा है या जो मरीचिका है वो भी TIR की वजह से ही होती है। समझाते हैं इसको इन शॉर्ट, थ्योरी तो हम देखेंगे बाद में। ये रहा इसका प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम डाला है मैंने। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे जैसे हम ठंडी क्या बोलते हैं धरती से दूर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे उसका अपवर्तनांक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो गर्म चीजें होती है ना, उसमें ऑब्वियसली कण दूर दूर भागेंगे, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है कणों की, तो दूर दूर भाग रहे हैं, तो उनका अपवर्तनांक कम है। और जो ठंडी वायु है उसके कण थोड़े कंपैरेटिवली पास पास से भाग नहीं पा रहे क्योंकि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो उसका अपवर्तनांक कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो गर्म हवा का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा जो होती है उसका अपवर्तनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हमें पता है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारी धरती बहुत तपे जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, धरती के पास की वायु थोड़ी बहुत ऑब्वियसली गर्म होगी, तो वो क्या हो गई, विरल, और ऊपर जाते जा रहे ठंडी होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। बेसिकली नीचे से ऊपर जाने से अपवर्तनांक बढ़ता है। तो हम यही बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्या हो रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है। तो देखो
हमारे पास यहाँ पे ट्री यानी पेड़ बहुत बड़ा है, तो पेड़ क्या है हमारा स्रोत, किसका स्रोत, प्रकाश का स्रोत, यहीं से निकलेगी लाइट, इसी को तो देखना है आपने को। तो पेड़ क्या हमारे पास स्रोत है, सोर्स है। अब सोर्स से कुछ लाइट चली, अब पेड़ क्योंकि बहुत ऊंचा है, ध्यान रखना मरीचिका बहुत बड़े पेड़ों के साथ ही होती है, बहुत छोटे पेड़ों के साथ कभी नहीं होती। तो बहुत बड़ा पेड़ है, उससे उसके टॉप पार्ट से लाइट चली। अब जब उसके टॉप पार्ट से लाइट चली तो चलने के बाद वो सघन से किसमें जा रही, विरल में, क्योंकि ऊपर सघन है माध्यम, नीचे विरल है। तो प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर की तरफ हटते 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 उसका टीआईआर हो जाता है। देखो यहां पे हो गया उसका टीआईआर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका टीआईआर, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शॉर्ट में टीआईआर बोलते हैं, तो टीआईआर हो जाता है। और जब हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमारी आंखें बेचारी, ठीक है, हमारी अखियां बोलती है कि मैं तो सीधा ही देख सकती हूँ, तो हमारी अखियां उसको सीधा मिला देती हैं। जब सीधा मिलाती हैं तो हमें लगता है कि यार नीचे तो पेड़ की शेडो बन रही है, ठीक है ना, मतलब उसका कोई प्रतिबिंब प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रही है, तो ऐसा लगता है कि नीचे का कोई वाटर सोर्स रहा होगा, ठीक है। तो यही इसके पीछे का रीजन है, सिंपल सा। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ो, अपवर्तनांक बढ़ रहा है। पेड़ से जब प्रकाश निकला तो प्रकाश जो अभिलंब से दूर की तरफ हटता जाता हटता जाता हटता जाता है। एक टाइम ऐसा होता है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो हमारी आंखों में घुसने वाला प्रकाश जब हम सीधा मिलाते हैं तो नीचे लगता है कि उसकी क्या बन रही है, कोई इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो लगता है नीचे कोई वाटर सोर्स है, पानी का कोई स्रोत है, ठीक है। इस सारी रामायण इसमें लिखी हुई है, ये आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीजन आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मैं साइड में हो गया हूँ, आराम से तुम एसएस वैसेस ले लो और पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही हमने और भी जगह, जैसे मैंने आपको बताया हाईवे पे भी अपने को लगता है, वो भी इसी की वजह से होता है। चलिए, तो ये है हमारा डायमंड, देख लो, ठीक है, कितना चमक रहा है। ऐसा क्यों चमकता है? वास्तव में जो अपन हीरा यानी डायमंड निकालते हैं धरती माता से, जब निकालते तो इतना शाइन नहीं करता है वो, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, हाँ एक नॉर्मल जैसा क्रिस्टल होता है वैसे ही दिखता है। तो उसको चमकाते कैसे हैं? बोलते हैं ना अपन हीरे को चमकाना पड़ता है, तराशना पड़ता है, ठीक है। मतलब किसी में कैलिबर है, लेकिन उस कैलिबर को निखारने के लिए कोई, हम बोलते हैं ना, कोई जौहरी चाहिए होता है उसको चमकाने के लिए, ठीक है। तो वैसे हीरे को भी चमकाने के लिए हमें कुछ उसके ऊपर स्पेशल कट्स करने पड़ते हैं, इस तरीके से उसके ऊपर कट्स लगाने पड़ते हैं कि अगर एक बार उसमें प्रकाश चला जाए तो प्रकाश उसमें ट्रैप होकर रह जाए, फंस के रह जाए, फिर उसके में से बाहर नहीं निकल पाए प्रकाश। क्योंकि अगर किसी हीरे में एक बार प्रकाश अंदर घुसा और ट्रैप होके रह गया, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हीरा ऐसा लगेगा अंदर से कोई लाइट जल रही है, ठीक है। जैसे रूम में आप लाइट जला के छोड़ दो, बाहर वाले लोगों को लगेगा ना कोई अंदर कोई चीज जल रही है, ठीक है, ग्लो करेगी वो चीज। तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है, क्योंकि हीरा जो होता है, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूं, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो इसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। तो क्योंकि इसका क्रांतिक कोण बहुत कम है, तो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो देखो लिखा है इसका अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है, इसकी वजह से इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो लगभग हाँ ये लिखा है 23 या 24 डिग्री के आसपास होता है इसका क्रांतिक कोण, ठीक है। तो हमने इसको कटी इस तरीके से करा है कि लाइट अगर एक बार अंदर चली गई तो लाइट का सिर्फ टीआईआर हो, मतलब अगर किसी भी अंदर सरफेस पे गिरेगी वो, तो वो 23 डिग्री के ज्यादा कोण पे गिरे, ऐसा कटी इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। 23 या 24 डिग्री से ज्यादा कोण पे गिरेगी तो उसका टीआईआर हो जाएगा, फिर वापस ऐसा ही सेम चलता रहेगा, तो इसका ऐसे टीआईआर होता रहेगा, होता रहेगा, अंदर लाइट ट्रैप होकर चमकती रहेगी, ठीक है ना। तो यही है हमारे डायमंड के चमकने के पीछे का राज, ठीक है। सबके अंदर आपको एक ही लिखना है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है। उसके बाद आप सारी रामायण लिख देना कि इसका अपवर्तनांक ये होता है, क्रांतिक कोण कम हो गया, इसको हम इस तरीके से तराशते हैं कि जब प्रकाश इसमें अंदर की तरफ प्रवेश करे तो जिस भी कोण पर वो आपतित हो वो हमारे 24 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इससे हमारा प्रकाश जो अंदर की तरफ ही बंद के रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमारा हीरा चमकने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारी रामायण मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये भी आप इसमें से आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं साइड में हो गया, आराम से इसका एक्सेस वगैरह ले लो। चलिए, तो बच्चों अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो हमारे हैं प्रकाशिक तंतु, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। देखो ये ऑप्टिकल फाइबर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सब बच्चे मेले में तो गए होंगे, मेले में गए होंगे तो ये पॉट जरूर खरीद के लाए होंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा सुंदर सा दिखता है।
तो स्पॉट में जिसमें नीचे एक लाइट जल रही है, बहुत सारी ऐसे ना धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती रहती है, और इसमें ना इस देखो देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर जो है, इस पे स्पॉट चमकता हुआ दिखता है, बिल्कुल छोटा सा एक स्पॉट चमकता हुआ दिखता है। तो ये जो छोटे छोटे से तंतु हैं ये एक्चुअली ग्लास के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ग्लास जो कि इजीली नहीं टूटता है। तो ये जो तंतु है इसके अंदर एक्चुअली जो घटना हो रही है वो हो रही है TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ठीक है। तो ये जो प्रकाशिक तंतु है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, उस ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सबने देखे होंगे, जिन भी बच्चों ने घरों के अंदर अपने इंटरनेट लगवाया होगा, ठीक है, फाइबर लगवाई होगी, उन सब ने ऐसी केबल देखी होगी। इस केबल के अंदर, पूरी केबल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर होती है, मतलब कांच की पतली पतली नलियां होती है जिनको बंडल्स में बनाते, एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। जैसे यहाँ पे तो एक सिंगल है ना, उसमें बहुत सारी बंडल्स के साथ अंदर की तरफ कांच की पतली पतली नलियां होती है, जिसको अपन ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। देखो ये रही, यहाँ पे एक मोटी सी ऑप्टिकल फाइबर हमने दिखाई है। जब प्रकाश इसके अंदर जाता है, देखो ये दिख रहा होगा, ऐसे ये दिख रहा होगा, सबको ये देखो, ये देखो, ये इसका ऐसे कैसे परावर्तन हो रहा है, देखो इस तरीके से इसका परावर्तन होता है, ठीक है। इसके अंदर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। कैसे होता है उसको भी आगे समझ रहे हैं अपन, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रकाश, जो ये नली है, ये प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है अपने अंदर बांध करके। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे डेटा को किसी भी सिग्नल्स की फॉर्म में जनरली हम, क्योंकि इसके अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है, तो सिग्नल को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के बाद इन ट्यूब्स के थ्रू भेज देते हैं। फिर आगे वापस कुछ एक दूसरा डिवाइस लगा होता है जो इस लाइट सिग्नल्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी विद्युत संकेतों में, पहले प्रकाश संकेत, पहले हमारे पास विद्युत संकेत थे, उसको प्रकाश संकेतों में परिवर्तित किया लाइट सिग्नल में, फिर इस ट्यूब से भेजा, फिर दूसरी तरफ वो प्रकाश संकेत प्राप्त हुए, फिर वहां पे वापस उसको विद्युत संकेतों में परिवर्तित करा, और फिर उससे जो यूज करना था अपन ने कर लिया, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या है, सिंपल सी थ्योरी है इसकी। पहले इसका समझते हैं, चलो पहले इसके बारे में पढ़ लेते क्या है। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं, जिनकी सहायता से प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें वो है एनर्जी लॉस, वो नहीं होता। पहले के टाइम पे जब BSNL का नेट अवेलेबल होता था तो उसके साथ कॉपर की एक वायर आती थी, ठीक है। वो जो कॉपर की वायर होती थी उसके थ्रू इंटरनेट जो है वो अपन एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करते थे। तो उसके अंदर क्या होता था, उस कॉपर की वायर में ना हीट लॉस बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना, गर्म जल्दी हो जाती थी, तो बहुत सारा डेटा लॉस हो जाता था। तो उस लॉस से बचने के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर का यूज करा, जो कि जनरली कांच या फिर क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, ठीक है ना, और इससे बिना एनर्जी लॉस के, एनर्जी लॉस तो देखो 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, तो इसकी भी नहीं है, दक्षता इसकी भी 100% नहीं है, तो बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ हमारा डेटा आराम से पहुंच जाता है दूसरी जगह। अब देखो होता क्या, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पतले पतले, जैसे मैंने आपको बोला डेंडिकल जैसे, ये ना डेंडिकल जैसे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, पतली पतली सी, जो देखो लिखा है इसमें, जिसका व्यास जो है लगभग मनुष्य के बाल के बराबर 0.1 मिलीमीटर। क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, बहुत छोटा सा, उसके बराबर लगभग इसका व्यास होता है। अब बच्चों समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप इतना तो सबको समझ आ गया होगा कि है क्या चीज। तो बच्चों इसके अंदर 3 मेन चीजें होती है, वैसे तो काम 2 ही चीजों का होता है, पर हम 3 चीजें लगा रहे हैं इसमें। पहला होता है बच्चों, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बच्चों कोर, है ना, ट्यूब है। सबसे पहले मान लो आपने कांच की ट्यूब बनाई, उसको अपने बोला कोर, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रोड। क्रोड का अपवर्तनांक लगभग 1.52 होता है, ठीक है ना, इतना लगभग अपवर्तनांक होता है, कोई मात्रक नहीं होता ना अपवर्तनांक का, तो 1.52 होता है। इस कोर के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक आवरण होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्लेडिंग, ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.48 के बराबर होता है। तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा, इसका अपवर्तनांक कम। तो जब आप प्रकाश इसके ऊपर डालोगे, मान लो यहां से आपने लाइट डाली, और अगर आपने जो प्रकाश डाला है वो इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा पे डाला है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस तरीके से आगे चलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको इसके 3 पार्ट बोले थे, मेन यही 2 है, इनका ही मेन काम होता है। लेकिन फिर भी हर चीज को प्रोटेक्ट करना, जैसे वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ अपन कोई PVC की कोटिंग कर देते हैं ना, प्रोटेक्शन भी हो जाता है उसका, और हमको झटका भी नहीं लगता है। तो जैसे उसके अंदर PVC की कोटिंग होती है हमारी वायर में, वैसे इन ऑप्टिकल फाइबर में बाहर बफर कोटिंग होती है ना, एक कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग होती है। बफर कोटिंग मतलब एक तरीके से उसको किसी चीज में रैप कर दिया,
ठीक है, जैसे पीछे भी आपने देखा होगा ना, देखो इस वाले में देखो येलो येलो कलर का ये बाहर से आवरण दिख रहा है, ये इसकी बफर कोटिंग है जिससे इसको नुकसान ना पहुंचे, है ना। ऐसे नहीं बाहर से तुम काट दो पीट दो, ऐसा कुछ ना हो, चूहे वूहे काट देते हैं, हमारे भी चूहा काट गया था, तो ऐसा ना हो इसके लिए इसके ऊपर बफर कोटिंग करते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे बफर की कोटिंग होती है जो एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट होती है इसके बाहर। मेन दो ही चीजें होती है, एक कोर और एक क्लैडिंग। तो ये हो गया हमारे पास बफर, ठीक है ना, बफर कोटिंग, COATING कोटिंग, ठीक है, बफर कोटिंग जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मेन दो ही चीजें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन में दो ही चीजें लिखनी है। बहुत पतला सा तार, बाल के समान पतला सा बेलन होता है जिसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। मेन तीन चीजें हैं, कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम प्रकाश को इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा पर इस पे डालते हैं तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच सकता है। देखो ये डायग्राम ऊपर दे रखा है हमने, चलिए ये सब इसकी रामायण ही लिखी हुई है, इसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब कैसे काम करती है वो यहां पे लिखा है। अब इसका बच्चों यूज कहां कहां करते हैं, किस किस जगह इसका यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका यूज अभी भी करते हैं बंडल्स की फॉर्म में करते हैं, एक सिंगल हमें भी कभी भी नहीं लेंगे, बहुत सारी एक साथ वायर्स का हम यूज करते हैं। अब देखो कहां कहां इसका यूज करते हैं, एक तो आपको पता ही है ट्रांसमिशन में, डेटा ट्रांसमिशन में, एक जगह से दूसरी जगह तक संकेतों को पहुंचाने में हम बहुत यूज कर रहे हैं, इंटरनेट में हर जगह इसका यूज कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया हमारे जो संकेत होते हैं, प्रकाश संकेत, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में, पहुंचाने में। दूसरा बच्चों, प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग प्रकाशिक संकेत प्रेषक के लिए भी किया जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इसका यूज करते हैं बच्चों एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा सबने। एंडोस्कोपी में क्या होता है, डॉक्टर पेट के अंदर एक नली डालता है, उस नली के अंदर आगे लगा होता है कैमरा, ठीक है। उस कैमरे के थ्रू वो सामने स्क्रीन पे देखता है कि भाई बॉडी के जो स्टमक वाला पार्ट है ना, आमाशय वाला पार्ट, उसमें क्या चल रहा है। तो उसमें भी हम सेम ही चीज का यूज करते हैं। वो जो आप ये दिख रहा है, देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको ये पाइप दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये पाइप जो है ये हमारे फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, फूड पाइप के थ्रू उसको नीचे की तरफ भेजते हैं, और नीचे क्योंकि कैमरा लगा होता है तो वो कैमरा जो है वो TIR के बेसिस पे ही सारी नीचे की वो इमेज लेकर के उन सिग्नल्स को बाहर भेजता है जो स्क्रीन पे आपको दिखती है। तो एंडोग्राफी में इसका यूज करते हैं, जिसको अपन लाइट पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। जो यूज करते हैं ना वो लोग, उसको लाइट पाइप बोलते हैं। एंडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन तो दुनिया जानती है कि सर इसका यूज हम डेकोरेटिंग मटेरियल की तरह करते हैं, ठीक है। तो इसके तीन मेन यूजेस हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल, एंडोस्कोपी में, और सबसे मेन हम डेटा ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये एप्लीकेशन सबको समझ आए होंगे। एक और एप्लीकेशन इसका बच्चा है प्रिज्म के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था इसलिए उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। आई होप इस लेसन में हमने जो भी चीजें पढ़ाई है, जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आप सबको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।